तो आज हम समय में थोड़ा पीछे चल रहे हैं 1970 के दशक के आखिर और 80 की शुरुआत में। हाँ, हमारे पास बर्कशायर हैथवे के 4 साल के शेयर होल्डर लेटर्स हैं 1977 से 1980 तक। और ये सिर्फ नंबर्स और रिपोर्ट्स नहीं है, है ना? ये एक तरह से उस सोच की बुनियाद है जिसने बाद में मतलब पूरी दुनिया में इन्वेस्टिंग का तरीका ही बदल दिया। बिल्कुल। और हमारा मकसद इन खतों से यही समझना है कि उस मुश्किल दौर में, मतलब जब महंगाई आसमान छू रही थी, हाँ, ये कंपनी अपने आप को कैसे देख रही थी, अच्छे और बुरे बिजनेस में फर्क कैसे कर रही थी, और सबसे बड़ी बात, अपने पैसों को कैसे मैनेज कर रही थी। ये वो समय था जब बर्कशायर आज वाला बर्कशायर नहीं बना था। बिल्कुल नहीं। और यही बात सबसे हैरान करने वाली है। हम आज बर्कशायर को एक इन्वेस्टमेंट का पावर हाउस मानते हैं, लेकिन इन लेटर्स से पता चलता है कि उस वक्त वो एक डूबते हुए टेक्सटाइल बिजनेस को भी बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। हाँ। तो एक ही कंपनी के अंदर ये दो बिल्कुल अलग दुनिया चल रही थी। एक तरफ वो एक डूबते जहाज को बचाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ उनके पास एक रॉकेट था। एकदम सही कहा। चलिए इसी कहानी को समझते हैं। जरूर। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। क्या? आप अपनी कामयाबी नापते कैसे हैं? आज ही हमें बहुत बेसिक लगता है, लेकिन 1977 में जब हर कोई सिर्फ एक ही चीज के पीछे पागल था, अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस, हाँ ईपीएस, तब वो कह रहे थे कि ये देखने का गलत तरीका है। मतलब हर तिमाही में कंपनी का ईपीएस कितना बढ़ा, बस यही हेडलाइन बनती थी। और वो कह रहे थे कि इस पे ध्यान मत दो, ये तो उस जमाने में बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। उनका तर्क बहुत सीधा था। क्या था? वो कहते थे कि कंपनियां हर साल अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बिजनेस में वापस लगाती हैं। सही है। यानी उनकी इक्विटी कैपिटल बढ़ जाती है। तो उस बढ़ी हुई कैपिटल पर अगर ईपीएस थोड़ा बहुत बढ़ भी गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने एक सेविंग्स अकाउंट का उदाहरण दिया। अगर आप ब्याज को खाते में ही रहने दें तो अगले साल आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। हाँ, कंपाउंडिंग। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक ने कोई कमाल कर दिया, ये तो बस कंपाउंडिंग है। समझ गई। तो सिर्फ ये देखना कि प्रॉफिट बढ़ा काफी नहीं है, ये देखना जरूरी है कि लगाए गए पैसे पर यानी इक्विटी पर कितना रिटर्न मिला। रिटर्न ऑन इक्विटी ही असली पैमाना है। एग्जैक्टली। और 1979 के लेटर में वो इस आइडिया को और साफ करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि एक साल का परफॉर्मेंस देखना है तो देखो कि साल की शुरुआत में जितनी इक्विटी थी उस पर ऑपरेटिंग कमाई कितनी हुई। ठीक है। लेकिन अगर लंबी अवधि का सच जानना है तो आपको सारे फायदे और नुकसान देखने होंगे, चाहे वो कागज पर हो या असल में। मतलब वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की तस्वीर को बिल्कुल अलग अलग चश्मे से देख रहे थे। बिल्कुल। ठीक है। तो उन्होंने परफॉर्मेंस नापने का सही तरीका तो ढूंढ लिया। अब आते हैं उस डूबते जहाज और रॉकेट वाली बात पर। 1977 के लेटर में वो हेडविंड और टेलविंड वाले बिजनेस की बात करते हैं। हाँ। जाहिर है टेक्सटाइल बिजनेस हेडविंड था, यानी जिसमें हवा आपके खिलाफ चल रही हो। बिल्कुल। और वो इस बात को बड़ी ईमानदारी से मानते भी हैं। वो लिखते हैं कि टेक्सटाइल बिजनेस में रिटर्न बहुत ही मामूली था। उन्होंने मजाक में ये भी लिखा कि लगातार 2 साल उन्होंने बेहतर नतीजों की गलत भविष्यवाणी की। कोई और होता तो शायद इस बिजनेस को बंद कर देता, लेकिन वो रुके रहे। पर क्यों? एक निवेशक के नजरिए से देखें तो क्या ये शेयर होल्डर्स के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं था? जब आपको पता है कि बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है तो उसमें और पैसा क्यों डालना? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब उनके उसूलों में छिपा है। उन्होंने 3 वजह दी। क्या थी वो? पहली, उनकी मिले जिन शेयरों में थी वहां वो सबसे बड़े एम्प्लॉयर थे। वहां काम करने वालों की औसत उम्र ज्यादा थी और उनके लिए कहीं और नौकरी ढूंढना नामुमकिन सा था। अच्छा, तो एक सामाजिक जिम्मेदारी वाली बात भी थी। हाँ। दूसरी वजह थी मैनेजमेंट की ईमानदारी। वो लोग समस्याओं को छुपाते नहीं थे बल्कि सामने रखते थे। और तीसरी, उन्हें उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा मेहनत करके शायद थोड़ा बहुत मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा जरूर होगा। बिल्कुल। 1979 के लेटर में वो वैम्बेक मिल्स की खरीद को साफ साफ एक गलती कहते हैं। भले ही उन्होंने उसे बहुत सस्ते में खरीदा था। हाँ, भले ही उसे कौड़ियों के दाम खरीदा था। और यहाँ से वो मशहूर लाइन आती है, टर्न अराउंड्स सेल्डम टर्न। यानी जो बिजनेस बुरी हालत में है वो शायद ही कभी सुधरते हैं। ये आज भी कितना सच है। हम आज भी कितनी कंपनियों को देखते हैं जो अगले बड़े बदलाव का वादा करती हैं, लेकिन असल में बस वही पुरानी समस्याओं से जूझ रही होती हैं। सही बात है। और फिर आता है कहानी का दूसरा पहलू, वो रॉकेट यानी बीमा का कारोबार। हाँ, उनका इंश्योरेंस बिजनेस जो एक जबरदस्त टेलविंड पर सवार था। 1967 में जब वो इस बिजनेस में आए तो प्रीमियम वॉल्यूम $22 मिलियन था। ओके। 10 साल में 1977 तक ये $151 मिलियन हो गया। लेकिन उनकी कामयाबी का राज सिर्फ ग्रोथ नहीं था।
तो क्या था? बल्कि अंडरराइटिंग डिसिप्लिन था। अंडरराइटिंग डिसिप्लिन, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझिए, जैसे आप एक फल बेचने वाले हैं। बाजार में एक दौर आता है जब हर कोई ज्यादा से ज्यादा फल बेचने के चक्कर में सड़े गले सेब भी अच्छी कीमत पर बेचने लगता है। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन आप तय करते हैं कि आप सिर्फ सबसे बेहतरीन सेब ही बेचेंगे, भले ही आपको कम ग्राहक मिले और आपका मार्केट शेयर घट जाए। अच्छा। बर्शाया बीमा में यही कर रहा था। जब बाकी कंपनियां मार्केट शेयर के लिए किसी भी कीमत पर पॉलिसी बेच रही थी, तब वो सिर्फ मुनाफे वाले सौदे कर रहे थे। मतलब क्वालिटी पर फोकस, क्वांटिटी पर नहीं। बिल्कुल। वो फिल लिशे जैसे मैनेजर्स की तारीफ करते हैं जो भीड़ के साथ नहीं चलते। 1977 के लेटर में कमाल की लाइन है, क्या? बीमा कंपनियों के प्रोडक्ट्स और कुछ नहीं, सिर्फ वादे होते हैं। वाह। आप आज पैसा देते हैं और कंपनी वादा करती है कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर वो आपको पैसा देगी। और जब आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक वादा हो, तो सही लोगों का होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। बहुत गहरी बात है। ठीक है, तो उन्होंने अपने बिजनेस से ये समझ लिया कि परफॉर्मेंस कैसे नापनी है और एक अच्छे और बुरे कारोबार में क्या फर्क होता है। हाँ। लेकिन असली सवाल ये है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके उन्होंने असल में स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे किया, वो कौन सी कंपनियां चुन रहे थे। उनका फॉर्मूला बहुत सीधा था। वो कहते थे कि हम स्टॉक को ठीक वैसे ही खरीदते हैं जैसे हम किसी पूरे बिजनेस को खरीदते हैं। अच्छा। 1977 के लेटर में इसके 4 नियम दिए गए हैं। पहला, ऐसा बिजनेस जिसे हम समझ सकें। दूसरा, जिसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों। तीसरा, जिसे ईमानदार और काबिल लोग चला रहे हों। और चौथा, जो बहुत ही आकर्षक कीमत पर मिल रहा हो। बिल्कुल। यानी वो सिर्फ स्टॉक की कीमत के उतार चढ़ाव पर सट्टा नहीं लगा रहे थे, वो खुद को बिजनेस का हिस्सेदार मान रहे थे। एकदम सही। और 1978 के लेटर में सैफिको का उदाहरण इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। बताइए। उन्होंने कहा कि सैफिको शायद अमेरिका की सबसे अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है और उन्होंने उसे तब खरीदा जब उसकी कीमत उसकी बुक वैल्यू से भी कम थी। अच्छा। उनकी मशहूर लाइन है, हमने कारोबार की सबसे अच्छी कंपनी के लिए $1 पर 100 सेंट से भी कम का भुगतान किया। यहाँ कीमत और कीमत यानी प्राइस एंड वैल्यू के बीच का फर्क साफ दिखता है। बिल्कुल। और फिर 1980 के लेटर में एक और जबरदस्त आइडिया आता है, नॉन कंट्रोल्ड ओनरशिप अर्निंग्स। हाँ। ये क्या चीज थी? ये वो आहा मोमेंट है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि उनकी रिपोर्ट की गई कमाई और असल कमाई में बहुत बड़ा फर्क था? ये तो अकाउंटिंग के नियमों का एक तरह से मजाक उड़ाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। वो समझाते हैं कि उनकी असली कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी किताबों में दिखता ही नहीं है। वो कैसे? ये उन कंपनियों की रोकी गई कमाई है, रिटेन्ड अर्निंग्स, जिनमें बर्कशायर की हिस्सेदारी है, जैसे गाइको। अच्छा। क्योंकि क्योंकि उनकी हिस्सेदारी 20% से कम थी, इसलिए अकाउंटिंग के नियम कहते थे कि आप सिर्फ वही कमाई दिखा सकते हैं जो आपको डिविडेंड के तौर पर मिली हो। अरे उन्होंने इसे आय का हिमशैल कहा, अर्निंग्स आइसबर्ग, वाह, क्या नाम है। जिसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा यानी डिविडेंड पानी के ऊपर दिखता है, जबकि कमाई का बड़ा हिस्सा सतह के नीचे छिपा रहता है। ये वो पैसा है जो वो कंपनियां वापस अपने बिजनेस में लगा रही थी। हाँ, और जिससे बर्कशायर की दौलत लगातार बढ़ रही थी बिना किसी को दिखे। और इसी वजह से उनकी बुक वैल्यू में जो ग्रोथ हुई वो उनकी सालाना बताई गई कमाई से कहीं ज्यादा थी। बिल्कुल। 1964 से 1979 तक उनकी बुक वैल्यू हर साल 20.5% की दर से बढ़ी। ये असाधारण था। असाधारण। लेकिन यहीं पर कहानी में एक विलन की एंट्री होती है जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता था। और वो विलन था इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। हाँ, इन सभी लेटर्स में महंगाई को लेकर चिंता लगातार बढ़ती दिखती है। 1979 के लेटर में वो एक ऐसी बात कहते हैं जो होश उड़ा देती है। कौन सी? वो कहते हैं कि 20.5% की शानदार ग्रोथ के बावजूद अगर महंगाई 14% है तो टैक्स देने के बाद एक निवेशक के लिए असल मुनाफा लगभग 0 हो सकता है। ये सच में सोबरिंग है। आप सोचिए, आप 15 साल तक हर साल 20% से ज्यादा की दर से पैसा बढ़ाते हैं, जो कि लगभग नामुमकिन है। हाँ। और अंत में आपके हाथ में असल में कुछ भी नहीं बचता। ये उस दशक की कड़वी आर्थिक सच्चाई थी। इसे समझाने के लिए उन्होंने इन्वेस्टर मिजरी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया। ये क्या था? ये महंगाई दर और टैक्स दर का जोड़ था। अच्छा। मान लीजिए महंगाई 14% है और आप पर 30% टैक्स लगता है, तो आपका मिजरी इंडेक्स बहुत ज्यादा हो गया। अब अगर कोई बिजनेस अपनी इक्विटी पर इससे कम रिटर्न कमा रहा है तो निवेशक की असली पूंजी असल में घट रही है। बिल्कुल, भले ही वो अपनी कमाई में से एक पैसा भी खर्च ना करे। महंगाई एक अदृश्य टैक्स की तरह आपकी बचत को खा रही थी। उन्होंने सोने से भी एक यादगार तुलना की थी, है ना? हाँ, की थी।
1964 में बर्कशायर की बुक वैल्यू से लगभग आधा औंस सोना खरीदा जा सकता था और 15 साल की जीतोड़ मेहनत और सारी कमाई को वापस इन्वेस्ट करने के बाद 1979 में भी उनकी बुक वैल्यू से लगभग उतना ही सोना खरीदा जा सकता था। मतलब असल में कोई दौलत नहीं बनी। कुछ भी नहीं। और इस महंगाई का बीमा उद्योग पर एक और गहरा असर पड़ रहा था, खासकर उनके बॉन्ड पोर्टफोलियो पर। अच्छा। 1980 के लेटर में वो बताते हैं कि ज्यादातर बीमा कंपनियां कागज पर भारी बॉन्ड घाटे में बैठी थी, लेकिन ये घाटा किसी को दिख नहीं रहा था। वो कैसे? देखिए, नियम ये था कि कंपनियां बॉन्ड को अपनी किताबों में खरीद वाली कीमत पर दिखा सकती थी, बाजार की कीमत पर नहीं। ओह। तो अगर किसी कंपनी ने $100 का बॉन्ड खरीदा था और बढ़ती ब्याज दरों की वजह से बाजार में उसकी कीमत गिरकर $70 हो गई, तो भी उसे अपनी किताबों में $100 का ही दिखाते थे। लेकिन ये तो खुद को धोखा देना हुआ। बिल्कुल। और यहाँ एक जाल था। क्या? अगर किसी वजह से कंपनी का प्रीमियम कलेक्शन कम हो जाता तो उन्हें अपने वादे पूरे करने के लिए अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती। और अगर उन्हें ये बॉन्ड $70 में बेचने पड़ते तो उनकी नेट वर्थ रातों रात कागज पर $30 घट जाती। अरे बाप रे। इसी डर से कई कंपनियां नुकसान में भी पॉलिसी बेचने पर मजबूर थी, ताकि कैश आता रहे और उन्हें घाटे में बॉन्ड न बेचने पड़े। वो एक छोटी समस्या को टालने के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर रही थी। बिल्कुल। वाह। तो इन 4 सालों के खतों को मिलाकर देखें तो हम आज के लिए क्या बड़े सबक निकाल सकते हैं? मुझे लगता है 4 बड़े सबक हैं। बताइए। पहला, कामयाबी को सही तरीके से नापो। ईपीएस के पीछे मत भागो, देखो कि बिजनेस अपनी इक्विटी पर कितना कमा रहा है। ठीक है। दूसरा, एक शानदार बिजनेस भले ही ठीक-ठाक कीमत पर खरीदा हो, एक मामूली बिजनेस से हमेशा बेहतर होता है, भले ही वो मामूली बिजनेस कितना भी सस्ता क्यों ना मिल रहा हो। हाँ, टेक्सटाइल और बीमा का उदाहरण ये साफ दिखाता है। तीसरा, एक निवेशक के तौर पर हमेशा कीमत और कीमत के बीच का फर्क समझो। सबसे अच्छी कंपनी भी कभी-कभी डिस्काउंट पर मिल सकती है। और आखिरी, महंगाई से बचकर रहो। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर सकता है, भले ही आपकी कंपनी कागज पर बहुत अच्छा कर रही हो। और ये उसूल आज 40-50 साल बाद भी उतने ही सच है ना? कुछ भी नहीं बदला। वाकई ये बातें आज भी उतनी ही काम की हैं। और यहाँ एक आखिरी ख्याल है सोचने के लिए। 1979 के लेटर में वो शेयर होल्डर्स को आकर्षित करने की तुलना एक रेस्टोरेंट द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने से करते हैं। दिलचस्प है। वो कहते हैं कि अगर आप हैमबर्गर बेचते हैं तो ऐसे विज्ञापन मत दीजिए जो लजीज फ्रेंच डिशेस का वादा करते हो। अरे। आपको अपने लिए सही तरह के मालिक यानी शेयर होल्डर चुनने चाहिए। ऐसे लोग जो आपकी सोच से सहमत हो और लंबी अवधि के लिए साथ रहें। बिल्कुल। ये तो बहुत ही अलग सोच है। हाँ, आज के जमाने में जब हर कोई अगली तिमाही के नतीजों पर नजर गड़ाए बैठा है, ये सोचना कि एक कंपनी जानबूझकर ऐसे निवेशक ढूंढने की कोशिश करे जो धैर्यवान हो, जो शॉर्ट टर्म में नहीं सोचते, ये विचार मैनेजमेंट के काम करने के तरीके को कैसे बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के कॉर्पोरेट जगत के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है।